हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले व्याख्यान में हमने अमेरिकी शासन व्यवस्था में जो कांग्रेस का द्वितीय सदन है, जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, प्रतिनिधि सदन, उसके स्ट्रक्चर के संबंध में बात की थी। यानी उसके निर्माण की प्रक्रिया और उसके सदस्यों की योग्यता के संबंध में बात की थी। और उसी कड़ी के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान में हम प्रतिनिधि सदन की प्रमुख शक्तियों एवं उसके कार्यों के संबंध में बात करेंगे। क्योंकि इस संदर्भ में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिनिधि सदन के स्ट्रक्चर यानी उसकी निर्माण प्रक्रिया और उसकी योग्यताएं को समझाते हुए उनकी शक्ति और कार्य पर प्रकाश डालिए। ये इस प्रकार निबंधात्मक प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं प्रतिनिधि सदन की प्रमुख शक्तियां एवं कार्यों के संबंध में। प्रतिनिधि सदन की प्रमुख शक्तियां एवं कार्य। स्पीकर का चुनाव पहला, जो स्पीकर, जैसे प्रतिनिधि सदन का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहते हैं। ब्रिटेन में भी जो कॉमन सभा का अध्यक्ष होगा उसे स्पीकर कहते हैं और भारत में भी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहते हैं। तो स्पीकर का चुनाव, प्रतिनिधि सदन अपने साधारण बहुमत से स्पीकर का चुनाव करता है, जो उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। यानी वह अपने सदस्यों में से साधारण बहुमत से किसी व्यक्ति को स्पीकर बनाते हैं, स्पीकर को चुनते हैं और फिर वह उस सदन की अध्यक्षता करता है। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। व्यवस्थापन संबंधी मामलों में प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट को समान शक्तियां प्राप्त है, दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। वित्त विधेयक के संबंध में प्रतिनिधि सदन की शक्तियां सीनेट से कहीं अधिक हैं। यानी वित्तीय मामलों में प्रतिनिधि सदन सीनेट से अधिक शक्तिशाली है। इसका प्रस्तुतिकरण केवल प्रतिनिधि सदन में ही हो सकता है। यानी वित्तीय विधेयक होगा या वित्तीय जो मामले हैं उसका जो प्रस्तुतिकरण है, उसका जो फर्स्ट जो एक्शन है वह प्रतिनिधि सदन में ही होगा। और यदि हम भारत के संदर्भ में इसकी तुलना करें तो भारत के संदर्भ में भी यही है कि जैसे अनुच्छेद 110 के तहत यदि धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक पहले लोकसभा में ही रखा जा सकता है, उसके बाद में वह वहाँ से पारित होकर राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा को उस पर विचार करने के लिए मात्र 14 दिन का समय मिलता है। 14 दिन बाद में वह विधेयक स्वतः ही पारित समझा जाता है, सहमति के साथ या सहमति के बिना। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वित्तीय मामलों में प्रतिनिधि सदन, जो उसका प्रथम सदन है सीनेट, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। और उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि विधेयक सबसे पहले प्रतिनिधि सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। यदि कभी राष्ट्रपति के चुनाव परिणाम स्पष्ट नहीं हो, आप समझना इस बात को, क्योंकि हम प्रतिनिधि सदन की शक्तियों की बात कर रहे हैं और इसके संबंध में सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सभी ध्यान से इस बात को सुनिए। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, यदि कभी राष्ट्रपति के चुनाव परिणाम स्पष्ट नहीं हो तो अधिकतम मत प्राप्त 3 प्रत्याशियों में से किसी भी एक प्रत्याशी को प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है। किसी भी एक व्यक्ति को, जो अधिकतम मत प्राप्त 3 व्यक्ति हैं उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को। तो इस संबंध में प्रतिनिधि सदन के पास बहुत बड़ी शक्ति है कि वह ऐसी उलझन वाली स्थिति में, ऐसी अस्पष्ट स्थिति में किसी भी एक प्रत्याशी को राष्ट्रपति बनने के लिए आमंत्रित कर सकती है। तो ये कार्यपालिका की एक बहुत महत्वपूर्ण और विशिष्ट शक्ति प्रतिनिधि सदन के पास है। अगला, युद्ध की घोषणा। सीनेट के साथ प्रतिनिधि सदन भी राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध घोषणा की पुष्टि करता है। युद्ध घोषणा की पुष्टि करने का जो अधिक दायित्व है वह सीनेट का है, लेकिन प्रतिनिधि सदन को भी उसमें महत्ता दी गई है और उस युद्ध घोषणा की पुष्टि प्रतिनिधि सदन द्वारा भी की जाती है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से किसी भी प्रकार का युद्ध घोषित नहीं कर सकता। और आपने देखा होगा, कभी आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल होना चाहता था। उस समय विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे,
वे शामिल होना चाह रहे थे युद्ध में, लेकिन सीनेट ने अमेरिका को युद्ध में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया और चाहते हुए भी अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध में शामिल नहीं हो पाए, यानी अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हो पाई। महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा संविधान के विरुद्ध कार्य करने पर या गंभीर अपराध करने पर प्रतिनिधि सदन महाभियोग प्रक्रिया को अपना सकती है और इन पदाधिकारियों को इस प्रक्रिया से हटा सकती है। यानी महाभियोग प्रक्रिया का जो प्रारंभ होगा वह भी प्रतिनिधि सदन में होगा। अब जैसे अभी हाल ही की बात करें, अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प, उनके विरुद्ध जो महाभियोग का जो ट्रायल चल रहा है, महाभियोग प्रस्ताव पर जो विचार चल रहा है, वह प्रतिनिधि सदन में चल रहा है। अब पारित होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, क्योंकि ये जांच का विषय है, दूसरा सदन भी इसमें सहमत होना हो सके, लेकिन प्रतिनिधि सदन को इसमें पहल करने का दायित्व दिया गया है। पर्यवेक्षण संबंधी कार्य। प्रतिनिधि सदन पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करता है। पर्यवेक्षण का मतलब होता है कि एक तरह से होता है ना, जैसे ऑब्जर्वेशन होता है, सुपरविजन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, उसके संबंधी कार्य भी प्रतिनिधि सदन द्वारा किया जाता है। नियम क्रियान्वयन संबंधी कार्य। प्रतिनिधि सदन सीनेट के साथ मिलकर नियम क्रियान्वयन संबंधी संपूर्ण कार्य को अंजाम देता है, क्योंकि वहाँ जो नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, वह दोनों सदनों के सहयोग से बनते हैं। दोनों सदनों के बहुमत के द्वारा व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन संबंधी संशोधन किया जाता है, तो उसमें प्रतिनिधि सदन का बहुत बड़ा रोल रहता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। प्रतिनिधि सदन की स्थिति। अमेरिकी अध्यक्षीय शासन प्रणाली में प्रतिनिधि सदन एक दुर्बल सदन है। जैसे अपन वैसे तो कई मामलों में प्रतिनिधि सदन शक्तिशाली है, अभी हमने देखा, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में प्रतिनिधि सदन एक दुर्बल सदन है। लास्की कहते हैं कि प्रतिनिधि सभा उन कार्यों को करने में जो उससे अपेक्षित है पूरी तरह असफल रही है। यह एक महान राष्ट्र के लिए अनुपयुक्त सदन है। लोस्की देखो इसके लिए क्या बोल गया कि यह महान राष्ट्र के लिए अनुपयुक्त सदन है, लेकिन खैर हम इस बात से सहमत नहीं है, इतना भी दुर्बल नहीं है प्रतिनिधि सदन, लेकिन ये इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष। प्रतिनिधि सदन में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल का व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। ये सामान्य सी बात है, सामान्य सा प्रोसेस है। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों के साधारण बहुमत से चुना जाता है, और साधारण बहुमत सामान्यतया बहुमत प्राप्त दल ही जुटा पाएगा, तो इसलिए अध्यक्ष बहुमत प्राप्त दल का ही होता है, और ये बात अमेरिका में भी लागू है। अमेरिका में अध्यक्ष पद के लिए दोनों राजनीतिक दलों में टक्कर नहीं होती है, अपितु प्रत्येक दल के अंदर भी स्पीकर पद के लिए जोड़ तोड़ होती है। ये तो भारत में भी होता है कि जैसे मान लो बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ लोकसभा में, और यह भी तय है कि लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी का ही बनना है, लेकिन किस व्यक्ति को बनाया जाए ये द्वंद्व उस दल में चलता रहता है। अब वो इंटरनल बात है, वो दलीय नेता उसको किस प्रकार हल करते वो आंतरिक मामला, लेकिन ऐसा द्वंद्व तो सब जगह चलता है कि ये जो स्पीकर पद के लिए जोड़ तोड़ होती है ये सब जगह होती है। इसलिए लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि स्पीकर का निर्वाचन उच्चतम महत्व की राजनीतिक घटना है। वहाँ जो अमेरिका में स्पीकर का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वह उच्चतम महत्व की राजनीतिक घटना है, ये लॉर्ड ब्राइस कहते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सदन के स्पीकर को लगभग, अभी स्पीकर की बात कर रहे हैं, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन के स्पीकर को लगभग $2.25 लाख वार्षिक डॉलर वेतन मिलता है। $2.25 लाख वार्षिक वेतन मिलता है, यानी डॉलर में है और ये वार्षिक है वेतन। और इसके अलावा अन्य भत्ते मिलते हैं जो जिसमें बहुत से भत्ते हैं, उनको यात्रा भत्ता है, टेलीफोन, बिजली, पानी, आवास, चिकित्सा, ये सब प्रकार के भत्ते, गाड़ी, ये सब मिलते हैं उनको।
फाइनर कहते हैं कि अध्यक्ष होने पर वह अपना राजनीतिक चरित्र नहीं छोड़ देता है, बल्कि और अधिक राजनीतिक होने के लिए वह अध्यक्ष बनता है। सामान्यतः होना ये चाहिए कि अध्यक्ष निष्पक्ष होना चाहिए, यानी अध्यक्ष बनने के बाद में उसका उस राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यवहार में होता नहीं है। ये हम सब जगह हम देखते हैं कि वह अपने मूल राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ रहता है और उसको एन केन प्रकार लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी यह अधिक राजनीतिक होने के लिए अध्यक्ष बनता है। ये ऐसे आक्षेप भी लगते हैं, ऐसी आलोचनाएं भी होती हैं। प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य। प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या कार्य हैं, इनके संदर्भ में हम बात करेंगे। प्रतिनिधि सदन की अध्यक्षता करना, पहली बात। सदन में व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। सदन के नियमों की व्याख्या करना, जो कोई पेचीदा मामले आ जाए, जब कोई नियम स्पष्ट नहीं हो तो उनकी व्याख्या करना। दल के नेता के रूप में काम करना। बहुमत के समय निर्णायक मत का प्रयोग करना। यदि मान लो किसी मामले में, किसी विषय में पक्ष और विपक्ष में समान मत आ जाए तो निर्णायक मत का प्रयोग अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सदन में अनुशासन बनाए रखना, ये अध्यक्ष के द्वारा काम किए जाते हैं। ब्रिटिश स्पीकर और अमेरिकी स्पीकर में तुलना। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है प्रश्नों का, वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक व्यवस्था की दूसरी व्यवस्था से तुलना, एक विचारक की दूसरे विचारक से तुलना, तो एक पदाधिकारी की दूसरे पदाधिकारी से तुलना, एक संस्था की दूसरी संस्था से तुलना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमने इस बिंदु को समझना है। ब्रिटिश स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाता है, जबकि अमेरिकी स्पीकर दलीय आधार पर चुना जाता है। यहाँ ऐसा तो नहीं है वह तो यहाँ भी सर्वसम्मति ही होता है, लेकिन सामान्यतः बहुमत प्राप्त दल का व्यक्ति ही चुना जाता है, इसलिए ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। ब्रिटेन में सामान्यतः व्यक्ति स्पीकर बनने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेता है, जबकि अमेरिका में वह सदन में दल के नेता के रूप में काम करता रहता है। तीसरा, ब्रिटेन में एक बार स्पीकर बनने के बाद वह व्यक्ति सदा के लिए स्पीकर बन जाता है, जबकि अमेरिका में ऐसी प्रथा नहीं है। अमेरिका में हर बार हर सदन के लिए नया स्पीकर चुना जाता है। ये बात सही है, अमेरिका में हर बार, जैसे भारत में भी हर बार हर सदन के लिए नया स्पीकर चुना जाता है। ब्रिटेन में स्पीकर निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। ब्रिटेन में स्पीकर निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, यानी वे किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करते। भारत में भी ये बात लागू है, जबकि अमेरिका में स्पीकर केवल अपने दलीय हितों के लिए कार्य करता रहता है। यह आलोचना का विषय हो सकता है। ब्रिटिश स्पीकर का चुनाव बहुत शांत वातावरण में होता है, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधि सदन के स्पीकर का बहुमत हलचल भरा होता है और इसकी चर्चा पूरे विश्व के राजनीतिक हलकों में होती है। तो इसलिए ये शांत नहीं होता, ये हलचल भरा चुनाव होता है। ब्रिटेन में नियमों की व्याख्या के संबंध में स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। जिस नियम की जैसी व्याख्या स्पीकर ने कर दी वह फाइनल है, उसके बाद में कोई मेकमैन नहीं हो सकती। लेकिन अमेरिका में स्पीकर के निर्णय के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है, उसके निर्णय को मानने से मना किया जा सकता है और अपील की जा सकती है। अमेरिका में स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि वहां राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सदन का स्पीकर राष्ट्रपति पद के दायित्वों का निर्वहन करता है। अमेरिका की ये अलग स्थिति, क्योंकि स्पीकर वहाँ तीसरा बड़ा प्रतिनिधि हो जाता है राष्ट्रपति पद के लिए बारी बारी से, अगर देखा जाए। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यदि मान लो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास चार्ज जाएगा, और अगर वो भी रिक्त हो जाए तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के पास इस पद का उत्तरदायित्व जाएगा। तो खैर हर देश की अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो हमने
अमेरिकी प्रतिनिधि सदन के स्पीकर की शक्तियों को अलग अलग एंगल से देखा और उसका तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। इससे आगे की बातें हम अगले व्याख्यानों में करेंगे। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद।